नमस्कार। वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज से जो है आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम की क्लास स्टार्ट हो रही हैं। बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की क्लास आज से कंटिन्यू हो रही हैं। तो आज पहला वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर का। सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स, यानी एग्रोनॉमी में जो रबी क्रॉप्स आपके सिलेबस में हैं उसकी आज ये पहली वीडियो है। ध्यान रहे, जो भी हम वीडियो आपको यूट्यूब पर देंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, वो वीडियो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को उस वीडियो में शामिल किया गया। तो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना है, शुरू से लेकर अंत तक स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी वीडियो को स्किप करेंगे उनका ज़्यादा या फिर भारी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। एरोइंग इन शुगर कैन, यानी जो शुगर कैन यानी जो गन्ना है, गन्ना में एरोइंग क्या है, ये टर्मिनोलॉजी या फिर ये टिप्पणी आपसे पूछी गई थी। सेक्शन ए के हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरोइंग इन शुगर कैन, गन्ने में एरोइंग क्या है जानते हैं। सो गाइस, जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है, यानी जो गन्ने का फ्लावर है, जो गन्ने का पुष्पक्रम है यानी जो फ्लावर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस फ्लावर को ही बोलते हैं क्या? एरो। यानी जो गन्ने का पुष्पक्रम है उसको क्या बोलते हैं? एरो। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? एरो। और जब ये पुष्पक्रम निकल आता है, यानी जब पुष्पक्रम निकल आता है, जो ये प्रोसेस होगी, जो क्रिया होगी, इसको क्या बोलते हैं? एरोइंग बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, प्रश्न क्या है कि गन्ने का जो पुष्पक्रम है उसको बोलते हैं एरो, और पुष्पक्रम के निकल आने की जो क्रिया या प्रोसेस है उसको बोलते हैं एरोइंग। मान लीजिए गन्ने में जब पुष्पक्रम ये निकल आता है, तो ये पुष्पक्रम क्या इंडिकेट करता है? ये परिपक्वता को इंडिकेट करता है कि गन्ना मैच्योर हो चुका है, गन्ना परिपक्व हो चुका है, गन्ने की आपको कटाई कर लेनी चाहिए। ये प्रतीक होता है इस चीज़ का। तो एरोइंग जो है गन्ने की परिपक्वता का प्रतीक होता है। और गन्ने की परिपक्वता को आप जो है एरोइंग के द्वारा तो जान ही जाते हैं कि गन्ना मैच्योर हो चुका है। साथ ही साथ आप हैंड रिफ्रैक्टोमीटर जो उपकरण होता है उसके माध्यम से या उसके प्रयोग के द्वारा भी आपको जो है पता चल जाता है कि गन्ना मैच्योर हो चुका है। जब हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है, अगर इसकी रीडिंग 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स होती है, तो माना जाता है कि गन्ना कैसा? गन्ना फुल मैच्योर हो चुका, गन्ना परिपक्व हो चुका, उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। सो गाइस, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, एरोइंग इन शुगर कैन। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, ताकि हम नया वीडियो आपके लिए जल्दी से ला सकें। ठीक है ना? जो विद्यार्थी चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेस मिले, बेहतरीन तरीके से क्लासेस मिले, तो एक बार क्लास के संबंध में आप कमेंट जरूर करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइटोनिन। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और गन्ने से रिलेटेड प्रश्न है। गन्ने से रिलेटेड प्रश्न है राइटोनिन, यानी जिसको बोलते हैं पेडी। क्या है देखते हैं। सो गाइस, एक बार बोए गए गन्ने को काट लेने के बाद, यानी गन्ने की एक बार आप क्रॉप ले लेते हैं और उसकी आप कटाई कर लेते हैं, उसकी बाद आप कटाई कर लेते हैं और उसी से दूसरे फसल लेने की जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? पेड़ी। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपने गन्ने की सोइंग की, बुवाई की और एक बार गन्ना तैयार हो गया, फिर आपने उस गन्ने की कटाई कर ली। कटाई करने के बाद जो गन्ने की जो सेट्स यानी जो रूट्स जहाँ पे बचेंगी, वहाँ से नए कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उसी कल्ले से अगर आप उसको देख रेख कर लेते हैं, अच्छे से निराई गुड़ाई सिंचाई उसकी अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं, तो उसी से एक बार फिर आप फसल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राइटोनिंग या पेडी। कुल मिला के एक बार गन्ने की आप बुवाई करेंगे और 2-3 बार आप इस प्रकार से लगातार क्रॉप को ले सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं राइटोनिंग। प्रायः 2 से 3 फसलें राइटोनिंग की ली जा सकती हैं। ठीक है ना? 2 से 3 क्रॉप आप राइटोनिंग के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राइटोनिंग से जो पहली उपज है बहुत अच्छी मिलती है। जैसे मान लीजिए एक बार गन्ने की क्रॉप आपने लिया, जैसे ये कोई गन्ने का प्लांट है ना? ये गन्ने का कोई प्लांट है, ये है। एक बार आपने इस क्रॉप को ले लिया, इसके बाद आपने क्या किया? इस गन्ने की कटाई कर ली। कटाई करने के बाद आपका गन्ना कितना बचेगा? इस प्रकार से जब ये कट हो जाएगा ये, तो नीचे का भाग बचेगा। फिर यहीं से नए सिरे से
शाखाएं निकलने लगती हैं। इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है और हम क्रॉप के रूप में उसे ले लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेटोनिंग। होप करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में हूबहू ये प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं क्या हैं, या फिर गेहूं में कुल कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी सिंचाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। सो गाइज, सिंचाई की अगर बात करी जाए तो टोटल 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है गेहूं में, ठीक है ना। पहली सिंचाई जो है कब करनी चाहिए, CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे पहली सिंचाई करनी चाहिए। और जो CRI स्टेज है ये बुवाई के बाद कितने दिनों के बाद में आती है, तो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद जो गेहूं है सिंचाई की प्रथम अवस्था आती है जिसका नाम है CRI। तो प्रश्न सीधा आता कि CRI स्टेज बुवाई के कितने दिनों के बाद में आती है, तो 20 से 25 दिन के बाद में आती है। इस समय गेहूं में सिंचाई करना अति आवश्यक है। ये मान के चलिए अगर आपने प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद यानी CRI स्टेज पर नहीं की तो गेहूं की पूरी क्रॉप बेकार हो जाएगी। आपके पास अगर एक सिंचाई की व्यवस्था है, आप एक के अलावा दूसरा पानी नहीं दे सकते, तब भी इसी अवस्था पे सिंचाई करनी चाहिए। और जो गेहूं है इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है क्या, CRI स्टेज। इस अवस्था पे आपको सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस ऐसे ही टिलरिंग स्टेज आती है 40 टू 45 डेज के बाद में आती है। लेट जॉइंटिंग आएगी 60 से 65, फ्लावरिंग आएगी 80 से 85, मिल्किंग 100 से 105, और यहाँ पे 115 से 120 डेज में कौन सी आएगी, ग्रैंड फिलिंग यानी डब स्टेज। तो सीधी बात है कि जो पहली सिंचाई होगी वो 20 से 25 दिन के बाद में होती है। इसके बाद प्रत्येक सिंचाई में जो अंतराल होगा 20 से 25 दिन में, अगर आप 20-20 दिन जोड़ते रहेंगे तो नेक्स्ट सिंचाई का क्रम आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे पहली सिंचाई हुई मान लीजिए 20 दिन में, दूसरी हुई 40 दिन में, तीसरी हुई 60 दिन में, चौथी हुई 80 दिन में, और पांचवी 100 दिन में, है ना, छठी हुई 120 दिन में। तो कुल मिला के जो सीधा यहाँ पे गैप देखा जा सकता है, अंतर देखा जाए तो वो 20 दिन का अंतर है। तो आपको एक सिंचाई अगर आप याद रख लेते हैं कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, 20 से 25 दिन के बाद में, और इसके बाद आप 20 नंबर जोड़ दीजिए तो 40 से 45 हो जाएगा, तो वहाँ पे दूसरी सिंचाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर 40 में आप 20 जोड़ देंगे तो 60 से 65 पर पहुँच जाएंगे, तो तीसरी सिंचाई हो जाएगी। तो ऐसे आप इस क्रम को याद कर लेना, ठीक है ना। तो पहली CRI स्टेज टिलरिंग है, लेट जॉइंटिंग है ना, इसके बाद फ्लावरिंग है ना, इसके बाद मिल्किंग है, और लास्ट में ग्रेन फिलिंग या फिर डफ स्टेज। होप करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थिनिंग इन मस्टर्ड यानी जो सरसों है, थिनिंग का मतलब होता है बिरलीकरण। थिनिंग का मतलब क्या होता है, बिरलीकरण होता है। बिरल का मतलब क्या है, सघन माध्यम को आप अगर बिरल में कन्वर्ट कर दो उस प्रोसेस को बोल देते हैं बिरलीकरण। यानी कोई भी सघन है, पौधे सघन हैं, पॉपुलेशन को आप कम कर दीजिए और विरल कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विरलीकरण। आप समझ जाओगे। प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रोगग्रस्त, कमजोर या फिर अवांछनीय पौधों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, थिनिंग। सीधी सी बात है, जैसे आपने सरसों या प्लेट है, सरसों का ये प्लॉट है, यहाँ पे सरसों की सीड आपने बुवाई की। खास तौर पर थिनिंग की ज़रूरत उसमें पड़ती है जब आप किसान छिड़कवा बेस से बुवाई करता है। जब ब्रॉडकास्टिंग मेथड को अपना करके सोइंग करता है फार्मर, तब जो है थिनिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है कुछ क्रॉप में। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा चना हो सकता है, इसके बाद में सरसों, सरसों मोस्ट इंपॉर्टेंट है थिनिंग के प्रोसेस हिसाब से, ठीक है। इसमें यही करते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन जैसे बहुत एक पौधा यहाँ पे पास पास पौधे होते हैं, एक के ऊपर एक पौधे जमे होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो वायु है, खाद्य पदार्थ हैं, सिंचाई हैं, इनके प्रति प्लांट आपस में कंपटीशन करते हैं और प्लांट कमज़ोर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उपज भी कम होती है। वहीं पर जब प्लांट प्रॉपर दूरी पर होते हैं तो पौधा मोटा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और उससे जो उपज प्राप्त होगी वो भी अच्छी प्राप्त होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, जैसे पास पास पौधे 3-4 हैं तो उसमें जो पौधे कमज़ोर होंगे उनको हम निकाल देते हैं। यह प्रोसेस कब की जाती है, जब मान लीजिए आप निराई गुड़ाई करते हैं। जब निराई गुड़ाई करते हैं तब इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो इसी टर्म को बोलते हैं बिरलीकरण या फिर थिनिंग। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थिनिंग इज डन 3 वीक
आफ्टर सोइंग टू मेंटेन ए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ऑफ 10 से 15 सेंटीमीटर। यानी बुवाई की जो है 3 सप्ताह बाद में जो है आप निराई गुड़ाई के माध्यम से थिनिंग प्रोसेस को अपना सकते हैं और प्रत्येक प्लांट की जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। इसी टर्म को बोलते हैं थिनिंग। सो गाइज ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करिए। एक और ज़रूरी बात, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी है, अपनी प्रतिक्रिया या फिर अपनी राय ज़रूर देंगे, तभी क्लास आपको डेली मिल पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएंगे। तो आपके कमेंट का वेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।